फिल्म की कहानी 2067 में घटित होने वाली है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया पुनर्वास से परे नष्ट हो चुकी होगी। सभी वनस्पतियां विलुप्त हो चुकी होंगी। पेड़ पौधों की कमी के कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है। लोगों को जीवित रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। दुनिया का 99% हिस्सा अंधकार में चला गया है। लोग दम घुटने से मर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक शहर ही बच पाया है, और यह सब क्रॉनिकॉप कॉर्पोरेशन नामक कंपनी की बदौलत है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि कृत्रिम ऑक्सीजन समय के साथ एक घातक बीमारी का कारण बनती है, जिसे सिकनेस कहा जाता है। मानव जाति के पास पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले बस कुछ ही साल बचे हैं। एथन व्हाइट ऑस्ट्रेलियाई शहर का निवासी है। वह और उसका दोस्त जूड क्रॉनिकॉप कॉर्पोरेशन में मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। निगम भी बीमारी का इलाज खोजने और दुनिया को बचाने का तरीका खोजने के लिए दिन रात काम कर रहा है। एथन की पत्नी जैंथे भी बीमारी से पीड़ित है। एथन दिन रात कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अपनी पत्नी के लिए बेहतर ऑक्सीजन खरीद सके। एक दिन जब एथन और जूड सुरंग में काम कर रहे होते हैं, तो क्रॉनिकॉप की पार्टिकल रिसर्च की सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने दफ्तर में बुलाती हैं। वहां वह खुद को दोनों से मिलवाती है और उन्हें बताती है कि अगर हालात नहीं बदले तो कुछ सालों में मानवता खत्म हो जाएगी। फिर वह बताती है कि एथन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सभी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। एथन उलझन में है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन रेजिना जोर देकर कहती है कि वह उनकी प्रयोगशाला में जाए। प्रयोगशाला में बहुत बड़ी मशीनें हैं। बिली मिशेल नामक लैब डॉक्टर एथन से अपना परिचय देता है और एक पल के लिए एथन की कलाई पर लगे उपकरण को देखता है। फिर वे उसे समझाते हैं कि एथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड व्हाइट ने 20 साल पहले इस परियोजना की शुरुआत की थी। उनके सामने जो मशीन खड़ी है उसका नाम क्रॉनिकल है। मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में उन्हें ये जांचने के लिए रेडियो तरंगें मशीन में भेजनी पड़ी कि दूसरी तरफ क्या है। उन्होंने इसके माध्यम से पाया कि 407 साल बाद 2474 में पृथ्वी पर हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। लोगों का मानना है कि अगर मानवता कई सौ साल बाद भी मौजूद है, तो यह संभव है कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को परेशान करने वाली सभी समस्याओं का समाधान पा लिया है। हालांकि वहां मौजूद वैज्ञानिकों को एक अजीबोगरीब गतिविधि ने हैरान कर दिया। उन्होंने जो तरंगें भेजी थीं, वे फिर से बनकर वापस आ गई थीं। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि भविष्य से किसी ने उन्हें संदेश भेजा था, जिसमें लिखा था एथन व्हाइट को भेजो। तो अब रेजिना और पूरी टीम एथन को भविष्य में भेजना चाहती है ताकि वह इलाज वापस ला सके। एथन हैरान है। वह उन पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि रेजिना सिर्फ झूठ बोल रही है। इसके अलावा वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य में नहीं जाना चाहता, इसलिए वह मदद करने से इनकार कर देता है। बाद में एथन और जूड एक जगह पर हैं जहां वे क्रिस्प ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड एथन को योजना के अनुसार आगे बढ़ने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि एथन उस पर हंसता है और कहता है कि वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। एथन अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वह कभी उसके साथ नहीं रहा। 20 साल पहले उसके पिता घर छोड़कर लापता हो गए थे, जबकि उसकी मां की हत्या तब कर दी गई थी जब वह बच्चा था। तब से उसका पालन पोषण जूड ने किया है, जिसे वह अपना बड़ा भाई और सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वह अपने पिता को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपनी मां को छोड़ने के लिए दोषी मानता है और अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलना चाहता और अपनी बीमार पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि जूड उसे यह कहकर मना लेता है कि वह अपनी पत्नी को केवल इलाज ढूंढकर ही बचा सकता है। एथन को अपने 8वें जन्मदिन की याद आती है जब उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में एक अजीब बॉक्स खरीदा था। जैसे ही वह बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालता है, एक उपकरण उसकी कलाई पर चिपक जाता है, जिससे उसे खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथ में एक स्थायी डिवाइस लगा दी थी। कई साल हो गए हैं, लेकिन एथन को अभी तक इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। बाद में घर पर एथन जैंथी को दिन में हुई सारी बातें बताता है और वह भी उससे जाने का आग्रह करती है। अगली सुबह एथन लिखता है, मैं एक धातु के फूल पर सवार होकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा, और उसे जैंथी के पास छोड़ देता है। फिर वह फिर से रेजिना के दफ्तर जाता है और उससे कहता है कि अगर उसे सिर्फ एक इलाज मिल जाए तो उन्हें सबसे पहले जैंथी को देना होगा। रेजिना मान जाती है और उसे फिर से प्रयोगशाला में ले जाती है। डॉक्टर मिशेल उसे वह सूट दिखाते हैं जिसे उसे मशीन में जाने से पहले पहनना है।
जैसे ही वे उसे मिशन समझाना शुरू करते हैं, एथन को एहसास होता है कि उनके पास कोई योजना नहीं है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या देखेगा या दूसरी तरफ वह किससे मिलेगा। हालांकि उसे सूट पहनाने के बाद वे उसे आर्ची नामक एक आई डिवाइस देते हैं। आर्ची लैब को हर समय एथन के महत्वपूर्ण अंग दिखाती रहेगी। यह उसकी लोकेशन का पता लगाने में भी मदद करेगी। फिर वे आखिरकार उसे मशीन में फेंक देते हैं। अंदर एथन समय के साथ तेज गति से आगे बढ़ता है। वह आसमान से गिरता है और एक अनजान जंगल में उतरता है। हवा के घर्षण से उसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वह जल्दी से उससे बाहर निकलता है। फिर वह चारों ओर देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है। वह पाता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। पेड़ और प्राकृतिक ऑक्सीजन वापस आ गए हैं। वह आर्ची के बताए रास्ते पर चलता है और एक बंकर का दरवाजा देखता है, लेकिन उसकी नज़र दरवाजे के ठीक सामने पड़े एक कंकाल पर पड़ती है। इसकी खोपड़ी में गोली का छेद है। इसके अलावा वह उस पर नाम टैग को देखता है और अपना नाम देखकर भयभीत हो जाता है। कंकाल एथन का है। एथन को कंकाल का आर्ची भी मिल जाता है और वह उस पर आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है। वह एक आदमी को ये कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र तरीका है और एथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की बिजली चली जाती है। वह भयभीत है, उसे लगता है कि यही नियति है जो उसका इंतजार कर रही है। फिर वह कंकाल की कलाई के उपकरण को देखता है। यह एथन के उपकरण के समान है, सिवाय इसके कि कंकाल के उपकरण में प्रकाश हरा चमकता है, लेकिन एथन का जीवन भर लाल रहा है। उस रात वह आग जलाता है और जंगली जामुन खाता है। पता चलता है कि जामुन जहरीले थे। एथन को उल्टी होती है और वह बेहोश होने लगता है। एथन कुछ देर बाद उठता है और जूड को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। जैसा कि पता चलता है, लैब ने एथन की नब्ज गिरते हुए देखी और मान लिया कि उसे जहर से एलर्जी है। इसलिए उन्होंने जूड को बचाने के लिए इलाज के साथ जल्दी से भविष्य में भेज दिया। कुछ समय बाद एथन और जूड को पता चलता है कि उसका कंकाल वही रह गया है, जिसका मतलब है कि उसकी किस्मत नहीं बदली है। फिर वे आर्ची की मदद से दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं। कोई डिवाइस एथन की आंख को स्कैन करती है और उन्हें अंदर जाने देती है। जब वे अंदर जाते हैं तो एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है। यह उनसे डीएनए सैंपल मांगता है। जब वे इसे स्वीकार करते हैं तो उनकी कलाई पर लगा उपकरण काम करना शुरू कर देता है, जिससे उनका खून बहने लगता है। रक्त परीक्षण के बाद ये हरा हो जाता है। कमरे की रोशनी चालू हो जाती है और उन्हें एहसास होता है कि वे 407 साल बाद क्रॉनिकॉप की प्रयोगशाला में हैं। टाइम मशीन भी उनके सामने है। जूड उत्साहित हो जाता है क्योंकि अब उनके पास अतीत में वापस जाने का साधन है, लेकिन एथन ऐसा नहीं सोचता। कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और वह मृत एथन की तरह ही मर जाएगा। एथन सिस्टम लॉग की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है, जो बताता है कि टाइम मशीन मूल रूप से भविष्य के ग्रह में ऑक्सीजन डेटा एकत्र करने और फिर इसे अतीत में वापस भेजने के लिए डिजाइन की गई थी। हालांकि जब उसके पिता ने पहली बार टाइम मशीन शुरू की तो उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उन्हें अपने बेटे को भविष्य में भेजने के लिए कहा गया था। अपनी आशंकाओं के बावजूद उसने ऐसा करने का फैसला किया और एथन के लिए यहाँ डीएनए सत्यापन किया। जल्द ही एथन और जूड को एहसास होता है कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले जा पाएगी क्योंकि इसकी बैटरी 407 साल बाद लगभग खत्म हो चुकी है। इससे भी बुरी बात यह है कि लैब के सक्रिय होने से इसके परमाणु ऊर्जा कोर में खराबी आ जाती है, जिससे सिर्फ 4 घंटे में परमाणु विस्फोट होने का खतरा होता है। इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और विस्फोट से पहले वापस यात्रा करने का तरीका खोजना होगा। समय समाप्त होने पर उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा। बाहर वे हरे पौधों से ढके एक खंडहर शहर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं रहता। ये दर्शाता है कि पृथ्वी मानव विलुप्त होने के बाद खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। हर जगह मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। एथन अपनी पत्नी के घर जाता है, लेकिन उसे उसकी हड्डियां मिलती हैं, जिससे वह निराश हो जाता है। जूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज भविष्य की दुनिया में भी मौजूद नहीं है। हालांकि जूड की बातें एथन को संदिग्ध लगती हैं। फिर वह जंग लगी आर्ची को चालू करके रिकॉर्डिंग को फिर से चलाता है, जिससे वह जूड की आवाज पहचान लेता है और ऐसा लगता है कि जूड ही वह व्यक्ति है जिसने उसे गोली मारी थी। जूड एथन पर अपनी बंदूक उठाता है और दृढ़ता से इनकार करता है कि वह एथन को गोली मारेगा। एथन आखिरकार मिशन को पहले पूरा करने का फैसला करता है, इसलिए संयुक्त प्रयासों से वे पावर कोर की मरम्मत करने में कामयाब होते हैं और फिर लैब में लौट आते हैं।
अब क्रॉनिकल सिस्टम काम करता है और उन्हें अतीत में वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें पोर्टल लॉन्च होने तक बस 37 मिनट इंतजार करना होगा। एक बार जब उल्टी गिनती शून्य पर पहुंच जाती है तो पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए 2067 से जुड़ जाएगा। हालांकि एथन को अभी भी उसी स्थान पर एक दरवाजे के पीछे उसका शरीर मिलता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एथन अपने वर्तमान आर्ची की बैटरी निकालता है और उसे जंग लगे आर्ची में डालता है। इस तरह उसे एक और वीडियो मिलता है जिसमें एथन को आश्वासन दिया जाता है कि उसका भविष्य जूड द्वारा मारा जाएगा। जूड ने कबूल किया कि भविष्य को बदलने की कोई उम्मीद नहीं है और वह एथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। यह विश्वास करना मुश्किल पाते हुए एथन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है, फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉक को उस दिन से चलाता है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उसे जल्द ही क्रॉनिकॉप की सीटीओ रेजिना जैक्सन और उसके पिता के बीच एक बातचीत का पता चलता है। यह दिखाया गया है कि एथन के पिता इलाज ढूंढकर सभी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का इरादा केवल कुछ चुनिंदा लोगों से बचने के लिए मशीन का उपयोग करना था। हालांकि वे जो भी योजना चुनते हैं, किसी को भविष्य में यात्रा करनी होगी और टाइम मशीन चालू करनी होगी। समय के माध्यम से जीवित पदार्थ को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए दोनों पक्षों से एक परिचालन लिंक की आवश्यकता होती है। सीटीओ को उसकी योजना से रोकने के लिए उसके पिता टाइम मशीन को लॉक कर देते हैं और एथन के डीएनए को सत्यापन कुंजी के रूप में सेट कर देते हैं। एथन के पिता ने जो कुछ किया उससे क्रोधित होकर सीटीओ ने उसे तुरंत मार डाला। फिर वह जूड को एथन की मां को मारने और उसका संरक्षक बनने का आदेश देती है ताकि एक दिन वे एथन के रिस्टबैंड का उपयोग करके भविष्य तक पहुंच सकें। एथन को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस आदमी को वह अपना भाई समझता था वही उसकी मां को मारने वाला निकला और उसे भी मारने वाला है। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को गलत समझा है, जिन्होंने जानबूझकर परिवार को नहीं छोड़ा था। ये जानते हुए कि रेजिना कुछ चुने हुए लोगों को भविष्य में लाना चाहती है, एथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड एथन को रोकने के लिए दौड़ता है और बताता है कि उसे सीटीओ द्वारा ये सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि एथन को बिजली की विफलता को ठीक करने के लिए समय पर भेजा जाए। एक बार जब एथन टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है तो उसे एथन को मार देना चाहिए। हालांकि जूड ने पिछले कुछ वर्षों में एथन के साथ घनिष्ठ भावनात्मक संबंध बनाए हैं। अपने भाई जैसे दोस्त को उसकी वजह से उस हालत में देखकर वह अपराधबोध से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए एथन को गोली मारने के बजाय वह खुद को गोली मार लेता है। क्रोध और पछतावे में एथन अपने पिता की मरने की इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो कि इलाज ढूंढना और मरते हुए इंसानों को बचाना है। वह मॉनिटर में देखता है और अपने पिता द्वारा लिखा गया पहला संदेश पाता है। वह अनुमान लगाता है कि एथन वाइट को भेजा गया संदेश उसी ने भेजा था, इसलिए वह संदेश को फिर से कोड करता है और इसे कई अन्य चीजों के साथ अतीत में भेज देता है। इस बीच वर्ष 2067 की प्रयोगशाला में विशेषाधिकार प्राप्त चुनिंदा लोगों के एक समूह के साथ सीटीओ बेसब्री से टाइम मशीन के सक्रिय होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्हें आश्चर्य होता है कि टाइम मशीन सैकड़ों विलुप्त पौधों के साथ साथ एथन के पिता की दर्ज हत्या की एक प्रति वापस भेजती है। इसके तुरंत बाद एथन द्वारा उस टाइम मशीन को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सीटीओ की योजना विफल हो जाती है। अंत में सीटीओ को हत्या के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2067 में वापस भेजे गए पौधों को ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए उगाया जाता है। एथन की पत्नी को भी उसके द्वारा भेजा गया एक फूल मिलता है और वह उसकी पसंद को समझती है। जबकि एथन को भविष्य की दुनिया में अकेले रहना पड़ता है, वह जूड को दफना देता है और उसे माफ कर देता है। एक तितली उसका ध्यान खींचती है और उसे फिर से उसी प्रवेश द्वार पर ले जाती है, जहां एथन ये देखकर खुश होता है कि उसके भविष्य के स्वयं की लाश गायब हो गई है। वह बाहर की दुनिया को देखने के लिए दौड़ता है और पहले के सुनसान शहर के विपरीत एक भविष्य के पर्यावरण अनुकूल शहर को देखकर राहत महसूस करता है। उनके इस फैसले ने मानव जाति का भविष्य बदल दिया था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।